नमस्कार, मैं श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं उन ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी से सरोकार है। विद्यार्थियों, चलो कल पिछले आपने एपिसोड में पिछले जो वीडियो है उसमें आपने पढ़ा था काव्य गुण के बारे में, क्योंकि काव्य गुण हैं वो कविता की शोभा बढ़ाते हैं, तो उसी का विपरीत है वो अब काव्य दोष है। यानी जब कविता में किसी प्रकार का दोष होता है वो काव्य दोष कहलाता है। ये अपना जो पाठ्यक्रम है वो बीए फर्स्ट ईयर के जो प्राचीन काव्य नामक जो आपके पेपर हैं, जो फर्स्ट पेपर है आपका, उससे लिया गया है। उसमें आप काव्य दोष पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हम काव्य दोष की परिभाषा हम पढ़ेंगे। काव्य दोष की परिभाषा देखिए कि जिन कारणों से काव्य की शोभा घटती है, यानी वे कारण जिनसे काव्य की क्या हो जाती है, शोभा है वो कम हो जाती है, घट जाती है। तो ये मुख्य बात है, काव्य की शोभा है वो घट जाती है, या उसके जो मुख्य अर्थ है, उस काव्य का जो अर्थ है वो मुख्य अर्थ है उसमें बाधा पहुंचती है, या मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, उसमें निम्नता आती है, तो वे है काव्य दोष कहलाते हैं। तो काव्य दोष की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। काव्य दोष माने यानी वे कारण जिन कारणों से काव्य की शोभा घटती है, या उसके मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचती है, या फिर मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, वे काव्य दोष कहलाते हैं। अब काव्य दोष की अपने भारतीय जो प्राचीन काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र है, उसमें अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ढंग से परिभाषाएं दी अपने अपने। तो आचार्य वामन जी के अनुसार अगर हम बात करें, आचार्य वामन जी ने लिखा है गुणे विप्रेय आत्मानो दोषा, अर्थात गुण विप्रियात्मा, गुण के विरोधी, विप्रिय माने विरोधी या विपरीत, तो गुण के जो विपरीत है, गुण के जो विरोधी जो तत्व है वो दोष कहलाते हैं। तो ये परिभाषा आचार्य वामन जी ने दी थी कि गुण के जो विरोधी है वही दोष कहलाते हैं। दूसरी जो परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है, आचार्य विश्वनाथ जी लिखते हैं कि रसापकर्षका दोषा, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले तत्व होते उनको दोष कहते हैं। रसापकर्षका, रस अपकर्ष करने वाले जो जो तत्व होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, दोष कहेंगे। अर्थात काव्य के आनंद या रस, काव्य का आनंद या रस, या यूं कहें कि रस या काव्य के आनंद को जो हानि पहुंचाते हैं या निम्नता लाते हैं, वो पहुंचाने वाली बातें या तत्व है वो क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। ये आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। ऐसे ही आचार्य मम्मट जी की एक परिभाषा देखिए। आचार्य मम्मट जी ने लिखा है मुख्यार्थ हतिर दोष, अर्थात जो मुख्य अर्थ में, मुख्य जो अर्थ है उसमें हतिर यानी उसका क्षय करना, उसको हानि पहुंचाना, वो दोष कहलाता है। यानी काव्य के, अर्थात इसका अर्थ देखिए, अर्थात काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष कहलाती है। समझ में आया कि मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचती है, मुख्य अर्थ का क्षय होता है, नाश होता है, तो वहां काव्य दोष कहलाता है। अब काव्य में अगर आप देखिए कि काव्य है, काव्य में रस क्या है, मुख्य तत्व रस ही है। यानी रस को आप यूं कह सकते हैं कि काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब काव्य वही उत्तम माना जाता है विद्यार्थियों जो जिसमें कविता के दोनों रूप अर्थात जो कविता का बाह्य रूप है जिसको बहिरंग रूप कह सकते हैं, और एक दूसरा जो कविता का आंतरिक या अंतरंग जो रूप है, दोनों में किसी प्रकार का दोष नहीं हो, वो रचना उत्तम मानी जाती है। यानी जो बाह्य पक्ष है या बाह्य रूप है काव्य के बाह्य व आंतरिक दोनों रूपों में कोई दोष नहीं होना उत्तम काव्य की पहचान है, उत्तम काव्य की पहचान है। तो इसे हम उत्तम काव्य, श्रेष्ठ काव्य कहते हैं जिसमें कविता के बाह्य और आंतरिक। अब बाह्य पक्ष कौन से हो गए? बाह्य पक्ष वे होते हैं, बाह्य रूप
या बाह्य कविता के बाह्य रूप या कविता के बाह्य पक्ष वो होते हैं जिसमें कविता के वर्णों, शैली व पदों की विशेषता पाई जाती है, विशेषताएं हो। ये बाह्य पक्ष हो गया। कविता के जो वर्णों, शैली व पदों की विशेषताएं जिसमें हो वो कविता का बाह्य पक्ष हो गया, बाह्य रूप हो गया। और आंतरिक अगर रूप में हम बात करें, कविता का आंतरिक जो रूप है वो कौन सा होगा, तो आंतरिक रूप होगा काव्य में व्यंजित भाव पक्ष, भाव व कल्पना, ये कविता का क्या होता है, आंतरिक रूप। तो बाह्य रूप और आंतरिक रूप जब दोनों में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो तो वो कविता उत्तम कविता मानी जाती है। और जो इस प्रकार की कवि है, वो इस प्रकार की रचना लिखते हैं, तो वो कवि सहृदय जो पाठक है या श्रोता है उन तक अपनी बात को आसानी से सफलतापूर्वक पहुंचा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि जिसके दोनों ही रूप सही हो, जिसमें दोष नहीं हो, दोनों ही रूप, तो वो कवि अपनी जो भाव है, अपने भावों का जो संप्रेषण है वो सहृदय जो पाठक या जो श्रोता है उन तक सफलतापूर्वक पहुंचा सकता है। और जो पाठक या जो श्रोता है वो भी ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से उसका जो सफलतापूर्वक आत्मसात है वो उनके भावों को ग्रहण करता है सरलता से। यानी अच्छे कविता वो कविता होती है जिसमें कोई सहृदय पाठक या श्रोता उस कवि के भाव को आसानी से, सरलता से उसको ग्रहण कर पाता है, वो कविता उत्तम कोटि की मानी जाती है। तो इस प्रकार से कविता की एक थोड़ी सी विशेषता को लेते हम चल रहे हैं। और ये जो काव्य दोष है, काव्य दोष उसी प्रकार से कविता में घातक है या नुकसानदायक है जिस प्रकार से कोई स्वादिष्ट पकवान हो, जिस प्रकार से कोई स्वादिष्ट पकवान हो और उस पकवान में कोई कंकड़ पत्थर निकल आया, आप खाने बैठो और उसमें कंकड़ पत्थर निकल आए, तो कि जिस प्रकार से वो कंकड़ पत्थर आपके उस पकवान का स्वाद बिगाड़ देता है, आपके स्वाद को नीरस कर देता है, उसी प्रकार से काव्य दोष है वो कविता को नीरस बना देता है, स्वादहीन बना देता है, उसे ठीक प्रकार से रस या आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से रस है वो आनंद का ही स्वरूप है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। तो काव्य में जो काव्य रचना है वो मुख्यतः दो प्रकार से है। मुख्य जो आधार है उसका शब्द है। काव्य का जो आधार है वो मुख्यतः शब्द, अर्थ, वो रस या वाक्य, इस प्रकार के स्तंभ पर कविता टिकी हुई होती है। कविता का जो आधार है वो शब्द, अर्थ, रस और वाक्य, इस प्रकार के आधार पर कविता जो है टिकी हुई रहती है, उसके सहारे टिकी हुई रहती है। अब अगर मुख्य अर्थ का आधार अगर शब्द, अर्थ, रस और वाक्य हैं तो फिर दोष जो होगा विद्यार्थियों वो फिर इन चारों में ही होगा या इन मुख्य रूप से इन तीनों में होगा। जैसे ये वाक्य है वो रस इत्यादि इनके संयोग में ही आ जाता है। तो शब्द, अर्थ, रस और वाक्य इनमें ही दोष होंगे। फिर किसी न किसी कोई भी कमी होगी कविता में तो इन्हीं में से होगी, या तो शब्द की कमी, कोई अर्थ की कमी, रस की कमी या वाक्य की कमी। तो ये इन चारों में ही दोषों का क्या होगा, दोषों का प्रभाव होगा। कोई ना कोई कमी रहेगी इनमें, चाहे शब्द में रहे, अर्थ में रहे, रस में रहे, वाक्य में रहे। इन चारों में से कोई में किसी में मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचती है तो वो ये कारण, उसमें ये चार कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनको अगर बांटे तो मुख्य रूप से हम अगर दोषों की विवेचना करें, दोषों के भेद कितने हैं, तो वो देखिए विद्यार्थियों, काव्य दोष है वो मुख्य रूप से तो तीन ही प्रकार के हैं। वैसे कई जगह चार जगह भी चार प्रकार के भी लिखे हुए होते हैं, चार प्रकार से। तो अपने चार प्रकार से विवेचन करते हैं। तो काव्य दोष, काव्य दोषों के भेद, तो काव्य दोषों के भेद अगर चर्चा करें तो मुख्य रूप से मैंने अभी बताया है आपको कि पहला है शब्द दोष, अर्थ दोष, वाक्य दोष और रस दोष।
इस प्रकार से ये 4 प्रकार के दोष हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्द दोष। नाम से स्पष्ट है कि जहां शब्द में कोई दोष हो तो वह शब्द दोष हो गया, जहां अर्थ दोष हो, जहां अर्थ में कोई दोष हो तो वह अर्थ दोष है, वाक्य से संबंधित कोई दोष है, वाक्यांशों संबंधी कोई दोष है तो वाक्य दोष हो गया, जहां पर रस का पूरी तरह से परिपाक नहीं हो रहा हो, भाव विभाव संचारी भावों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया जा रहा हो, तो वो रस दोष होता है। तो ये तो मोटी मोटी एक परिभाषा मैंने आपको बताई। तो पहले हम लेते हैं शब्द दोष को। तो शब्द दोष क्या है? यानी किसी भी काव्य में काव्य के शब्दों में पाए जाने वाले दोष को शब्द दोष कहते हैं। तो ये मुख्य परिभाषा है कि किसी भी काव्य के शब्दों में पाए जाने वाले दोष को शब्द दोष कहते हैं। या इसको ठीक तरह से हम समझने के लिए एक दूसरा हम विवेचन इसका करते हैं कि जब किसी काव्य में व्याकरण के नियमों, जब किसी काव्य में व्याकरण के नियमों जब किसी काव्य में व्याकरण के नियमों से संबंधित कोई कमी, नियमों से संबंधित कोई कमी यानी त्रुटि पाई जाए तो वहां पर ये शब्दगत दोष है वो होता है, या शब्द दोष भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम पद दोष भी कहते हैं। तो पाई जाए तो वहां शब्द दोष या पद दोष होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी यूं इसका अर्थ व्याकरण संबंधी नियम क्या हो गया? जहां पर व्याकरण के लिंग, वचन या वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो, व्याकरण में लिंग, वचन या वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो तो वहां पर शब्द दोष माना जाता है। संबंधी अशुद्धियां हो, वहां शब्दगत दोष माना जाता है। तो समझ में आया कि जब किसी काव्य में व्याकरण के नियमों से संबंधित कोई कमी या त्रुटि पाई जाए वहां शब्द दोष या पद दोष होता है। यानी व्याकरण के नियम क्या हो गए कि व्याकरण में आपके लिंग है कि एक लिंग क्या नाम, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, उस तरीके से कोई अशुद्धियां हो, वचन संबंधी एक वचन बहुवचन संबंधी कोई अशुद्धियां हो, कोई वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो, मात्राओं संबंधी या संज्ञा सर्वनाम किसी भी प्रकार की जो है वर्तनी संबंधी कोई अशुद्धियां हो काव्य में, तो वहां शब्दगत दोष माना जाता है। अब दूसरा जो प्रकार है, इसमें एक आपको शब्द दोष है वो कितने प्रकार के माने जाते हैं? मोटे तौर पे शब्दगत दोष है वो 16 प्रकार के माने जाते हैं। शब्दगत दोष है, शब्दगत दोष 16 प्रकार के माने जाते हैं। आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन मुख्यतः यही स्वीकार किए जाते हैं कि 16 प्रकार के शब्दगत दोष होते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण से ये आपको पूरा समझ में आएगा शब्द दोष। जैसे एक उदाहरण है कि फूलों की लावण्यता देती परमानंद।
अब इस उदाहरण में अगर देखें तो व्याकरण की दृष्टि से कहाँ पर हमें अशुद्धि दिख रही है, तो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें कि फूलों की लावण्यता देती परमानंद, तो यहाँ पर लावण्यता शब्द है, वहां पर हमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि दिखती है। वो व्याकरण संबंधी अशुद्धि है क्या? व्याकरण संबंधी अशुद्धि यह है कि लावण्यता शब्द जो प्रयोग किया गया है तो वो शब्द अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि लावण्यता शब्द बनता है लवण धन ये धन ता, यानी इसमें दो प्रत्यय एक साथ काम में ले लिए। तो दो प्रत्यय एक साथ काम हिंदी में नहीं आते, दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते, एक ही प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये एक अगर इसको शुद्ध रूप लिखें तो इस शुद्ध रूप ये होगा लावण्य शब्द, यानी लावण्य माने सुंदर, सौंदर्य वाला। तो ये शब्द शुद्ध होगा लावण्य, न कि लावण्यता। इसीलिए यहाँ पर व्याकरण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि प्रत्यय यहाँ पर दो लगा दिए, दो प्रत्यय एक साथ नहीं लगते, एक ही प्रत्यय लगता है, इसीलिए शब्द है वो शुद्ध शब्द ये होगा लावण्य। तो इसीलिए यहाँ पर व्याकरण संबंधी अशुद्धि होने के कारण ये शब्दगत दोष माना जाएगा। एक उदाहरण अगर आप छोटा सा और ले कि राजे बिराजे थे मख भूमि में, राजे बिराजे थे मख भूमि में, राजे बिराजे थे मख भूमि में। तो यहाँ पर राजे जो शब्द है वहां पर अशुद्धि आपको दिख रही है। मख भूमि का अर्थ होता है यज्ञ भूमि, मख भूमि माने यज्ञ भूमि, यज्ञ भूमि। शुद्ध तो यज्ञ होता है, बोलने में क्या है कि अब आदत शुरू से पढ़ते आए हैं, बाकी शुद्ध है ये जय होता है, क्योंकि जय और ये से बना है, इसीलिए ये इसका उच्चारण शुद्ध तो जय होता है, यज्ञ भूमि। तो राजे, अब राजे शब्द में ये बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है राजा के लिए, तो बहुवचन का प्रयोग होने के कारण यह अशुद्ध है, क्योंकि राजे शब्द बहुवचन नहीं होता। क्योंकि राजे शब्द का बहुवचन अगर देखें तो राजा का बहुवचन राजा ही होता है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों एक से होते हैं, जैसे राजा है, क्षमा है, जैसे नेता है, जैसे जल है। ऐसे जो शब्द हैं उनके बहुवचन भी आपके एक वचन और बहुवचन दोनों ही एक जैसे होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो इस प्रकार राजा जो है वो बहुवचन भी, एक वचन भी राजा है तो बहुवचन भी राजा ही होगा। इसलिए राज्य शब्द यहाँ पर बहुवचन, वचन की दृष्टि से यहाँ पर अशुद्धि है, वचन की दृष्टि से यहाँ पर क्या है? अशुद्धि है, व्याकरण संबंधी अशुद्धि हो गई। इसीलिए यहाँ पर अशुद्धि होने के कारण यह शब्दगत दोष माना जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आप और ले सकते हैं, जैसे खिले, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, खिले फूल, खिले फूल सब गिरा दिया, खिले फूल सब गिरा दिया। अब यहां पर प्यारे विद्यार्थियों आप देखिए कहां पर अशुद्धि है? खिले फूल सब गिरा दिया। अब फूल शब्द वो क्या है? बहुवचन है। फूल एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है फूल। अब फूल खिले हैं तो अब फूल के साथ, बहुवचन के साथ क्रिया कौन से लगा दी? यहां पर गिरा दिया, गिरा दिया एक वचन की क्रिया हो गई, एक वचन क्रिया को काम में लिया है, जबकि कर्ता इसमें बताया है कि भाई बहुवचन है। अब बहुवचन के साथ क्रिया भी कैसी लगनी चाहिए थी? बहुवचन की क्रिया। तो बहुवचन की क्रिया कौन सी होगी? गिरा दिए। क्या होगा? गिरा दिए, ये शुद्ध होता। इस प्रकार से यहाँ पर जो बहुवचन फूल है उसको क्रिया उसकी यहाँ पर एक वचन लगा दी, इस कारण यहाँ पर अशुद्धि है। सही शब्द होता गिरा दिए, खिले फूल सब गिरा दिए, ये शुद्ध होता। तो इस प्रकार से यहाँ शब्दगत दोष है। ऐसा आपको शब्दगत दोष समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अर्थ दोष। तो प्यारे विद्यार्थियों, शब्दगत दोष हमने आज पढ़े हैं। अर्थ दोष संबंधी जो चर्चा है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।